आज आप लोगों की अकाउंट्स क्लास थी, आप लोगों के रिव्यूज देखे, इट वाज अमेजिंग। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास भी उतनी ही आप लोग एंजॉय करें। तो थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको आपके सब्जेक्ट का दे देती हूँ, आपकी स्ट्रीम का दे देती हूँ, जहाँ पर अब आप लोग एंटर करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीए फाउंडेशन में सीए करने में 3 लेवल होंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। थोड़ा बहुत सीए फाउंडेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 पेपर होंगे। अकाउंट्स, सेकंड पेपर विल बी लॉ एंड इंग्लिश, थर्ड पेपर विल बी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड द फोर्थ पेपर विल बी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को मेरा नाम समझ में आ गया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, शायद उस टाइम पे वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मेरा नाम एक बार मैं वापस बता देती हूँ, नेहा अग्रवाल, ताकि आपको ये तो पता रहे कि हम किससे पढ़ रहे हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चारों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स के मतलब ऑल 4 पेपर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, आपको सभी पे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में हम ये जो 2 पेपर है स्टार्टिंग के, अकाउंट्स का एंड लॉ का, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। उसके बाद में मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, दिस विल बी योर ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आंसर्स लिखने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको ABCD मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर टिक मार्क करना होगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके हमेशा नेगेटिव मार्किंग रहती है, सब्जेक्टिव पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज आपका टोटल होना चाहिए 40%। इसको एग्जाम्पल की तरह समझें तो जैसे हमने अभी देखा, हमारे 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपके आए हैं 60 मार्क्स, पेपर 2 में 39, पेपर 3 में 51, पेपर 4 में 70 मार्क्स। आपका टोटल हो गया 220 मार्क्स एंड योर एग्रीगेट इज 55%। आप बताओ क्या आप क्लियर हैं? यस और नो, जल्दी से रिप्लाई करो, यस और नो, आप क्लियर है कि नहीं है? ये आपके मार्क्स आया, आपका टोटल 220 बन रहा है, आपके 55% मार्क्स आए हैं। क्या आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं? यस और नो, रिप्लाई। नो रिप्लाईज, नो नो, व्हाई नॉट? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नो। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें पेपर 2 में आपके ओनली 39 मार्क्स है, दैट मीन्स आप फेल हो गए हैं। ये बताने का रीजन क्या है? आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। ये बताने का ये रीजन है कि आपको चारों ही पेपर में बहुत ज्यादा मेहनत करके चलनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी पेपर को डाउन कर दिया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और आपने 70 मार्क्स स्कोर कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पेपर 2 इंग्लिश, आधे बच्चे बोलते हैं कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती, बहुत ही बोरिंग है, छोड़ो उसको, क्या पढ़ना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं और उसके आगे 39 मार्क्स, तो वो 70 मार्क्स की 0% वैल्यू रहेगी। ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ में लेकर पढ़ें। फिर उसके बाद में और चलते हैं पेपर 4। पेपर 4 आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है कॉमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, बिजनेस में किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं उस चीज के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स जो 11th-12th तक पढ़ते थे वो थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच था। यहाँ सीए फाउंडेशन में हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में उसे पढ़ेंगे। इसमें भी हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमने 11th-12th में पढ़ी थी, प्लस बहुत सारे कुछ नए एडिशंस भी होंगे। फिर नेक्स्ट आएगा कॉमर्शियल नॉलेज। कॉमर्शियल नॉलेज पेपर में हम लोग बिजनेस से रिलेटेड, एक्चुअल बिजनेस लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे कि बिजनेस में हमें किस तरीके का नॉलेज चाहिए, बिजनेस कौन कौन से तरीके की हो सकती है, बिजनेस में पॉलिसीज कैसी होती हैं, उन पॉलिसीज को बनाता कौन है, बिजनेस में ऐसे कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो बिजनेस के चारों तरफ जितना भी नॉलेज है वो सारी चीजें हम इस कॉमर्शियल नॉलेज पेपर में पढ़ने वाले हैं। हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर होता है 60 मार्क्स का और कॉमर्शियल नॉलेज का पेपर होता है 40 मार्क्स का। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन, हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, मिक्स एंड मर्ज पेपर आता है, बट ब्रॉडर क्लासिफिकेशन यही बोलता है कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएंगे एंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कॉमर्शियल नॉलेज से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स में और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हमने जितना भी सिलेबस है उसको 5 यूनिट्स में क्लासिफाई किया है। इनको फर्दर हमने 12 चैप्टर्स में सेग्रीगेट कर रखा है।
है। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें डिमांड फोरकास्टिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन चैप्टर एंड द कॉस्ट चैप्टर, देन टाइप्स ऑफ द मार्केट एंड द लास्ट वन इज द बिजनेस साइकिल। तो ये सारी चीजें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कॉमर्शियल नॉलेज का डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों का टारगेट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना, देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी टू कंप्लीट द कॉमर्शियल नॉलेज। फिर उसके बाद में चलो भाई अब हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ में कुछ कंप्यूटर पे काम करते जा रहे हैं। ये कुछ मजदूर लग रहे हैं जो ईंटों को कैरी कर रहे हैं। ये कौन है, आर्किटेक्ट लग रहे हैं जो डिजाइन्स वगैरह बना रहे हैं। ये डॉक्टर लग रहा है जो पेशेंट को देख रहा है। ये हम जैसे कुछ बोरिंग टीचर्स दिख रहे हैं जो यहाँ पे कुछ लिखते जा रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हवा में से उड़ता जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं ये सब? कोई आंसर? नो रिप्लाईज। जब तक आप लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, मैं आपसे कनेक्ट नहीं रह पाऊंगी। तो आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ताकि हमारी क्लास इंटरेक्टिव रहे, हमें बड़ा मजा आए सब पढ़ने में। यहाँ पे हमने देखा कि हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई चाहे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, चाहे कोई लेबर हो, चाहे कोई आर्किटेक्चर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, एनीवन, दे ऑल आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी। व्हाई? सो दैट दे कैन अर्न मनी। ये सब अपनी एक्टिविटीज इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग पैसे को अर्न कर सकें। क्यों? पैसा का क्या करेंगे वो लोग? ताकि जो पैसा कमाया है उसको वो लोग उड़ा सके मतलब अपनी लाइवलीहुड को जी सके। ये सब है क्या देखा हमने इसमें दो चीजें देखी। पहली स्लाइड थी इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से हमारी लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम अर्निंग्स करते हैं। ये हमने देखा हम किस तरीके से पैसे को कमाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हम किस तरीके से पैसे को उड़ाते हैं। तो हमारी लाइफ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी। वही हम इस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें हमारी हाउस होल्ड को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से पैसा कमाना है और किस तरीके से उस पैसे को खर्च करना है। कमाते टाइम पे भी हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा, उसको खर्च करते टाइम पे भी हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। यही आपके इकोनॉमिक्स है और इसी चीज को हम बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज योर हाउस होल्ड। टू मैनेज योर हाउस होल्ड मतलब घर को चलाना। घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी और फिर उसको खर्च करना पड़ेगा। यही सारी चीजों के आसपास हमारी इकोनॉमिक्स घूमती है। तो इसके ओरिजिनेशन की हम थोड़ी सी बात करें तो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब हम यहाँ से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपको इकोनॉमिक्स में मैं बहुत सारा कुछ लिखवाऊंगी, नोट्स बनाना मत भूलना, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा एक साथ में नोट्स बनाना। और नोट्स के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कम से कम 2-3 कलर के पेन आप यूज करना। अगर आपकी नोटबुक कलरफुल होगी तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो कम से कम 2-3 कलर के आप लोग पेन के साथ में नोट्स बनाना। अब हम यहाँ से की पॉइंट्स के हम नोट्स बनाते जाएंगे। अब आप लोगों का स्टडी पैटर्न में दिन और रात का अंतर है। 12th क्लास तक आपका था सब्जेक्टिव पेपर, अब आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। 12th क्लास तक हमने रट्टा मार लिया भाई, ये सारे पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिख कर आना है। सामने वाले को सेटिस्फाइड होगा तो फुल मार्क्स देगा, नहीं होगा तो कम से कम कुछ मार्क्स तो देगा ही। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर करेक्ट टिक नहीं कर पाएंगे और उसमें क्या होगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर टिक कर दिया आपकी हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए जरूरी है आपको की पॉइंट्स के साथ में स्टडी करना, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टडी करना। तो यहाँ पे जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनके साथ में हम नोट्स बनाते जाएंगे। आपको नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम देती जाऊंगी। तो पहले जो मैं बोलती हूँ उसको सुनो, उसके बाद में जब मैं आपको टाइम देती हूँ उस टाइम पे आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो इकोनॉमिक्स हमारा ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। क्या आप में से किसी को पता है वो ग्रीक वर्ड कौन सा था? जल्दी से टाइप करो चैट स्क्रीन पे, वो ग्रीक वर्ड कौन सा था जहां से हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है।
11th 12th में काफी टाइम से आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा वर्ड था जहां से हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स क्रिएट हुआ रहा है? लैंग्वेज हमें पता लग गई, ग्रीक लैंग्वेज थी, वर्ड कौन सा था जिस वर्ड से इकोनॉमिक्स आया? जल्दी से टाइप करो क्विकली। नो रिस्पॉन्स। यस, नो रिप्लाईज। किसी को भी नहीं पता कि ये इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ओके, देन लेट मी टेल यू, द इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओइकोनोमिया। कहाँ से डिराइव हुआ है? ओइकोनोमिया। ये ओइकोनोमिया क्या है? इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक साथ में सब पढ़ना मुश्किल होता है तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ओइको पहला पार्ट हो गया ओइको, दूसरा पार्ट है नेमिन। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज। इनको मिला दे तो ओइकोनोमिया का मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स क्या है? किस तरीके से आप अपनी हाउस होल्ड को मैनेज करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है कि किस तरीके से आप अर्न करते हैं और किस तरीके से आप उसे स्पेंड करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। हाउ पीपल अर्न इनकम and resources and how they spend them on their necessities, comforts, luxuries, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनोमिया का वर्ड का मतलब मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देती हूँ। नोट होते ही आप लोग रिप्लाई कर देना, यस मैम हमने नोट कर लिया है। डन। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो।
टेक्निकल टीम एक बार देखना चैट स्क्रीन चल रही है क्या, स्टूडेंट्स के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। अभी हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है, द एक्टिविटी ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग इज इकोनॉमिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलती हूँ अर्निंग एंड स्पेंडिंग का। अभी चलो उसको समझने से पहले एक बार टेक्निकल थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें। ओके, नाउ ऑल ओके। चलो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं। हमने देखा इट इज द एक्ट ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग, थोड़ा सा इसको और एलिबरेट करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, अर्निंग स्पेंडिंग एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें कवर होती है। मेनली हमारी इकोनॉमिक्स डील करती है 4 चीजों में। आप लोग आइडेंटिफाई करके बताना किस चीज में। ये क्या है, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बन रही है, क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिसमें इकोनॉमिक्स डील कर रही है यहाँ पे, सोचो जरा। नो रिप्लाई। प्रोडक्शन, यस प्रत्युष, वेरी गुड, प्रोडक्शन, दिस इज द एक्टिविटी। यहाँ पर इकोनॉमिक्स डील कर रही है प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए रेंट, वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स को पता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई आया है, वेरी नाइस। यहाँ इकोनॉमिक्स डील कर रही है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन मतलब अगर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, XYZ किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, तो वहाँ हर जगह हमें इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना हम नहीं बना पाएंगे। रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के यूज से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब रिसोर्स और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में कनेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या उन रिसोर्स से हमें प्रॉफिटेबली फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, कितनी क्वांटिटीज में बन रहा है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो इन सारी चीजों में हमें इकोनॉमिक्स को लाना पड़ेगा। फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमने इनकम अर्न की है वो हमें फैक्टर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को दिया जाता है रेंट, लेबर के बदले में दिया जाता है कंपनसेशन, उसके बाद में कैपिटल के बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, कितना रेंट पे करे, कितना वेजेस पे करे, कितना इंटरेस्ट पे करे, कितना हमें प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, इन सारी चीजों में भी हमारी इकोनॉमिक्स आती है। तो सेकंड चीज जहां इकोनॉमिक्स डील करती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द थर्ड वे इकोनॉमिक्स डील इज एक्सचेंज। हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो वहां पर भी हमारी इकोनॉमिक्स हमारे साथ डील करती है। एंड द लास्ट वन इज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब हमें कौन से गुड्स बाय करने चाहिए, कौन से गुड्स नहीं बाय करने चाहिए, इस जगह भी यहाँ इकोनॉमिक्स आती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे हैं। तो पहली बात, इसको हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स किन चीजों में डील करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। ऐसे नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सचेंज एंड देन कंजम्पशन। थोड़ा सा हम एक्ट करके करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज का क्या होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्सचेंज कर दिया, एंड देन वी कंज्यूम इट। इन ऑल दीज एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमिक्स हर जगह अवेलेबल है, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सचेंज में, कंजम्पशन में, हर जगह। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये बार बार क्यों बोल रही है, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में अब ये 4 चीजें हैं जहां इकोनॉमिक्स डील करती है। अब एमसीक्यू कैसे बनेगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज की जगह कुछ और डाल दिया और कंजम्पशन, तो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी 4 जगह हैं जहां इकोनॉमिक्स डील करती है। इसको क्विकली नोट कर लो। इकोनॉमिक्स डील्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन।
डन, चलें आगे। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अभी आपने कहा कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स। भाई हमें खाना ही तो खाना है, हमने अर्न कर लिया, अब हमें उसे स्पेंड करना है, इसमें कैसे इकोनॉमिक्स आ सकती है? तो चलो भाई आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपके 12th में रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम्पल लेते हैं आपका रिजल्ट आ गया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने स्कोर किया 95%। वाह, आपके पापा तो इतने खुश हो गए, वाह बेटा वाह, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, तू 95% मार्क लेके आया, ले 2000 रुपए और जी ले अपनी जिंदगी। हमें हैरान, हम पापा को कुछ बोल नहीं सकते, मन ही मन में सोच रहे पापा 2000 रुपए, इस 2000 रुपए में क्या होता है? 2000 रुपए में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने दिन से मैं पढ़ाई में बिजी था, मेरी कितने अरमान थे कि जब मेरा रिजल्ट आएगा पापा खुश होंगे, मैं मेरी जिंदगी को जी लूंगा। मैंने सोचा था कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारी पार्टी करूंगा, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मूवी लेकर जाऊंगा, उसके बाद में बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, फिर नेक्स्ट आगे मैं थोड़ी बहुत बुक्स भी खरीद ही लूंगा क्योंकि मुझे आगे फर्दर स्टडी करनी है। और इन सब के लिए दिया आपने 2000 रुपए, सिर्फ 2000 रुपए। उस 2000 रुपए में मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। क्या? यहाँ पर आपकी जो वांट्स है, आपकी वांट्स क्या है? मुझे पार्टी भी करनी है, मुझे मूवी भी देखने जाना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे बुक्स भी खरीदनी है, इतनी सारी आपकी वांट्स है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स क्यों एंटर हुआ ये हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंटर हुआ क्योंकि यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम दिख रही है। क्या प्रॉब्लम दिख रही है? कि पॉकेट में ओनली 2000 रुपए और मेरी इच्छा है कि मैं बहुत सारी जगह स्पेंड करूं। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी। यस, वेरी गुड हिताशी, श्रुति, प्रत्युष, वेरी गुड। यहाँ पर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, ये प्रॉब्लम नहीं है वांट्स अनलिमिटेड है। यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। उन रिसोर्स के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज भी है। इन सबसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। हमारी यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम। और उस स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि आपके वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। वांट्स अनलिमिटेड होती है मतलब आप हमेशा बहुत सारी चीजें लेना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे अगर हम वांट्स की बात करें तो हमने 4 वांट्स के बारे में बात कर रखी है। क्या क्या? उसमें हमने रेस्टोरेंट की बात की है, मूवी की बात की है, शॉपिंग की बात की है और उसके बाद में बुक्स की बात की है। तो यहाँ हमने देखा वांट्स हमारी बहुत सारी है। इनको पूरा करने के लिए रिसोर्स है आपके पास में ओनली 2000 रुपए। तो रिसोर्स यहाँ पर हो गए आपके लिमिटेड। फिर उसके बाद में उस रिसोर्स के बहुत सारे यूज हैं, आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, आप शॉपिंग में भी यूज कर सकते हैं, बुक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो उस रिसोर्स के बहुत सारे यूज हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। और स्कैर्सिटी की वजह से मतलब आपके पास में पैसे 2000 है लेकिन उसके यूज बहुत सारे हैं। तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि उस 2000 रुपए को कौन सी जगह हमें खर्च करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें? इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए आपको करेगी इकोनॉमिक्स हेल्प। इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगी कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है भाई, तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, कौन से गुड्स को चूज करना है, कौन से को नहीं करना है, आपको किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए। हर जगह इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगी, आपके डिसीजंस में आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारी 3 चीजें हैं। एक तो इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है। पहला, आपकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। दूसरे, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और तीसरा, आपके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो यहाँ हम डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। जिनका 11th-12th पढ़ा हुआ है उनको मैं बताती हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ा था, जहां हमें यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है उन चीजों को हम कंज्यूम करते हैं। तो वो सारी चीजें किसने बताई? इकोनॉमिक्स ने बताई। तो यहाँ इकोनॉमिक्स को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। नोट कर लो, why do we need to study economics? Because there is a problem of scarcity, and the problem of scarcity arises because wants are unlimited, resources are limited, and resources have alternative uses.
This creates a problem of scarcity. Why to study economics? Because of problem of scarcity. And that arises because of these three reasons. वंशतुली रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हम ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ते जाए, मैथ्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, क्यों पढ़नी है भाई? तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ, अगर हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी का मतलब हो गया कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है और उसको आपको बहुत सारी जगह यूज करना है। आपकी लाइफ में बहुत बार आता होगा, पॉकेट में आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए ही है। अब उस 10 रुपए में आपको क्लास तक पहुंचना भी है, टैक्सी वगैरह से जो भी है, और आपको एक पेन भी खरीदना है। तो अब क्या करे भाई? तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब जगह आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलती है कि जब भी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने स्कैरसिटी डिफाइन किया कि स्कैरसिटी होती क्या है, कैसे क्रिएट होती है। तो स्कैरसिटी इज द सिचुएशन वेयर योर वांट्स आर मोर देन योर रिसोर्सेज। आपकी वांट्स ज्यादा है और आपके रिसोर्सेज कम है, और रिसोर्स भी ऐसे हैं जो बहुत सारी वांट्स को पूरा करने में यूज हो सकता है। तो वहां पर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है, और स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी। प्रेफरेंसेस नहीं, प्रेफरेंसेस हम राइट वर्ड नहीं है, हम यहाँ पर यूज करेंगे कि आपको जहां पे ज्यादा यूटिलिटी मिले, उसको हम जहां पे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उस चीज को हम सेटिस्फाई करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे पूजा गोयल पूछ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पहले से सीपीटी में था, अब आपको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत आगे कॉस्ट चैप्टर में। कॉस्ट चैप्टर में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ेंगे, अभी आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। यस प्रियंका कुमारी, हम लोग ऐसे ही डिस्कस हमारी वांट्स को किस तरीके से एलोकेट करेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। इसको नोट कर लिया, चलें आगे हम थोड़ा सा और। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम कॉस्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल के साथ में भी अच्छे से हम लोग वहां कवर अप करेंगे। अभी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human being। क्या आपके साथ में भी कभी ऐसी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आई है? कभी भी कोई ऐसी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कि हम मार्केट में गए हो या फिर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, फ्रेंड्स लोग के साथ में पार्टी करने गए, खूब सारा खाया पिया, फिर जब बिल पे कर रहे थे भाई पॉकेट में देखा पैसा ही नहीं है, वॉन्ट्स आपकी हो गई अनलिमिटेड, रिसोर्स हो गए लिमिटेड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रजत शर्मा ने, वॉन्ट्स हियर आर मॉनेटरी? नहीं, जरूरी नहीं है कि वॉन्ट्स हमेशा मॉनेटरी ही हो। वॉन्ट्स कैन बी मॉनेटरी ऑल्सो और इट कैन बी नॉन मॉनेटरी वॉन्ट्स ऑल्सो। अभी हम इकोनॉमिक्स में और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे वॉन्ट्स कैसी कैसी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं, वॉन्ट्स मॉनेटरी भी होती है और नॉन मॉनेटरी भी होती है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी मॉनेटरी भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं वो ओनली पैसा नहीं है, पैसे के अलावा बहुत सारी चीज होती है, जैसे आपका टाइम। आपका टाइम भी आपका रिसोर्स है। अब आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा चलो मेरी फ्रेंड के यहाँ होकर आते हैं, वहां किटी पार्टी है, आप लोग भी चलो मेरे साथ। तब क्या बोलोगे? अरे भाई मम्मी मेरे को बहुत सारे काम है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी में जाना है, फिर उसके बाद में आज मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, मुझे वहां पे भी जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वहां पे टाइम क्या हो गया? टाइम आपका रिसोर्स हो गया जो आपके पास लिमिटेड है, लेकिन उसको अलोकेट आप बहुत सारी जगह कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा। तो यहाँ इकोनॉमिक्स क्या? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। डन?
बुक्स मिल गई आप सभी को? बुक्स है, लिंक वगैरह या फिर कोई हार्ड कॉपी है आपके पास बुक्स की? श्रुति जंदल यहाँ पर पूछ रही है कि अनलिमिटेड कॉम्पिटिंग अनलिमिटेड बॉन्ड्स क्या होती है? बॉन्ड्स हमें हमारी कॉम्पिटिटिव नेचर की भी होती है। ये जो वर्ड है ये भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने यहाँ पूछा है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। बॉन्ड्स आपकी कॉम्पीट करती है। कॉम्पीट करती है मतलब कि हाँ आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है। मैं कौन सी पहले ये वाली बॉन्ड पूरी होगी कि ये वाली बॉन्ड पूरी होगी, इस तरीके से बॉन्ड्स के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिंग अनलिमिटेड बॉन्ड्स। पीडीएफ वाली मिली है, बुक मिल गई है, चलो ठीक है। जो भी आपको लिंक मिला है, पीडीएफ मिली है या फिर हार्ड कॉपी मिली है, हम थोड़ा बहुत बुक में से भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपका बुक का कवर अप होता जाए साथ साथ में। इकोनॉमिक्स, ये मैंने आपके सामने बुक खोल भी देती हूँ। एक मिनट, बुक की पीडीएफ में खोल देती हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ स्टूडेंट्स पूछ रहे प्रीवियस ईयर वाली सेम बुक चल जाएगी? हाँ, प्रीवियस ईयर वाली सेम बुक चल जाएगी। अभी कोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं तो वो सेम बुक चल जाएगी। अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो एक बार आप इंस्टीट्यूट से जो बुक मिली है थोड़ा बहुत वो रेफर कर सकते हैं, बट मेरी जो बुक है उसमें मैंने कंटेंट को थोड़ा बहुत आपके लिए इजी कर दिया है। इंस्टीट्यूट के बुक में ओनली पैराग्राफ्स है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको चार्ट, थोड़ी लैंग्वेज इजी कर दी है, थोड़े पॉइंटर्स बना दिए ताकि आपको मजा है। आईजीपी वाली बुक में अगर आपके पास आईजीपी वाली बुक नहीं है, कोई ई बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो कम से कम आपको आईसीएआई से बुक आ गई होगी। तो जब तक आपको आईजीपी से बुक ना मिले तब तक आप आईसीएआई वाली बुक को प्रेफर कर लें। आपको अपने वही जहां से आपने एडमिशन लिया है, जिस नंबर से आपने कांटेक्ट कर रहे हो, उन्हीं को बोलिए, वो आपको बुक्स के बारे में भी बता देंगे। अब आपके पास बुक नहीं है तो कोई तो परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपके सामने बुक्स रख दी है। यहाँ पीडीएफ में ओपन कर देती हूँ, इसको हम थोड़ा सा रीड करते जाते हैं। जहाँ पे आपने एडमिशन किया है, जहां से जिनसे आपने कांटेक्ट किया है, उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपको बुक्स भी प्रोवाइड करा देंगे, या तो ई बुक प्रोवाइड होगी या फिर किस तरीके से चल रहा है एक बार आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं ताकि हमारा बुक भी कवर अप होती जाए। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ साइंस दैट डील्स इन, हमने अभी अभी पढ़ा था किस किस चीज में डील करती है। इट डील्स इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज। इट शोज हाउ स्कैर्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द वेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर। हम किस चीज की बात करते हैं? हम इसमें बात करते हैं कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं। Dear, I can't share this book on WhatsApp. Sorry. Please do not ask me to share the book again. ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। It shows how scarce resource can be used to increase wealth and human welfare. The central focus is on the scarcity of resources and choice among alternative uses. The resources or inputs available to produce goods are limited. हमने अभी पढ़ा था resources, रिसोर्स बोल दो या इनपुट बोल दो, वो हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड। दिस स्कैर्सिटी इंड्यूसेस पीपल टू मेक चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव्स। अब वो स्कैर्स है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? आपको चूज करना पड़ता है अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। एंड द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स फॉर चूजिंग द बेस्ट अमंग देम। और इकोनॉमिक्स किस चीज में हेल्प करता है कि भाई आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कंफ्यूज कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू आउट कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, ए बी सी डी, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, ये आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तभी आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप चारों तरफ इकोनॉमिक्स से सराउंडेड है। अगर आप नोटिस करें, अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से जस्ट पहले मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सारे एसेंशियल आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपने नोटिस किया होगा अचानक से प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे।
ये सब क्यों हो रहा था? इकोनॉमिक्स आ रही है यहाँ पर, हर जगह इकोनॉमिक्स आती है। तो अगर आपको इन सारी चीजों के रीजन समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। अगर आपने इकोनॉमिक्स समझ लिया तो इस इकोनॉमी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स में अभी पढ़ते हैं, अभी लॉकडाउन वगैरह में पढ़ रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स की रेट कम हो रही है, रेपो रेट कम हो रही है, रिवर्स रेपो रेट कम हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड्स अलोकेट किया है, क्यों हो रहा है? ये सब भी आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, पूरी इकोनॉमी को समझने में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए नए आप समझ पाएंगे। हमें लगता है ये चारों तरफ ऐसे ही कुछ हुआ जा रहा है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने रेपो रेट कम कर दी, तो ऐसा ही कुछ नहीं होता है। हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, वो रीजन तभी समझ आ पाएगा जब आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से पता है। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। This scarcity induces people to make choice among alternatives, and the knowledge of economics is used to compare the alternatives for choosing the best among them. For example, a farmer can grow paddy, sugarcane, banana, cotton, etc. in his garden land, but he has to choose a crop depending upon the availability of the irrigation water. अब आपने यहाँ देखा कि वो कोई सी भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन उसको चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चॉइस कैसे होगी? जिसकी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर 3 मेजर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी थी? यहाँ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ scarcity and allocation of resource। ये क्यों अराइज हुई? इसके रीजन यहाँ लिख रखे हैं, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and the scarcity of available resources and they have alternative uses। तो ये सारी चीजें संयम मित्तल बोल रहे थोड़ा स्लो बोलो। हम थोड़े स्पीड में चल रहे हैं, हम थोड़ा स्लो चलेंगे आगे, कोई बात नहीं। ये भी हमने रीड कर लिया है। ओरिजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। यहाँ पर कौन सी वर्ड था? ओइकोनोमिया। सॉरी, अभी मैंने थोड़ा सा बोल दिया। लैंग्वेज कौन सी है? ग्रीक लैंग्वेज। वर्ड कौन सा है? ओइकोनोमिया। इसको सेग्रीगेट किया जाए तो इट इज ओइकोस एंड नेमिन। ओइकोस का मतलब हो गया हाउस होल्ड एंड नेमिन का मतलब हो गया टू मैनेज। टिल 19th century economics was known as political economy। यहाँ पे कुछ MCQs बनते हैं। रिचिका ने क्वेश्चन पूछा है, मैम अगर हमारी गुड नेसेसरी हो, जैसे हमें मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों चाहिए, तब हम इन दोनों से कैसे चूज कर पाएंगे? यहाँ पर इकोनॉमिक्स आएगी। अब इकोनॉमिक्स आएगी, मेडिसिन भी चाहिए, इंजेक्शन भी चाहिए, दोनों ही नेसेसिटी है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तो आपको जितना पैसा है उतना ही आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको ना दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते, दोनों चीजें चूज कर सकते देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? फिर तो वहां पे इकोनॉमिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों चीजें चूज कर ही नहीं सकते, एक ही चीज को चूज कर सकते हैं, तब इकोनॉमिक्स बोलती है जिस चीज में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए उस चीज को चूज करो। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी दोनों अनइक्वल इंपॉर्टेंट है, तो जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उस चीज को आपको चूज करना है। अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जो आपको सस्ता मिल जाए वो आप उसे चूज करेंगे। यही इकोनॉमिक्स बोलती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलती है जब दो गुड्स आपके सामने हैं, दोनों से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से करना चाहिए, ये सब हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। Which gives more satisfaction? Yes, Mayank Shah, you are right. Which gives more satisfaction? That option we will choose. Now let's move further. हम यहाँ पर अब इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा तो पिलर कैसे बनेगा?
वो तो जरूरी ही है चीजें। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, मैथ्स में आपको टोटल करना नहीं आता और डायरेक्टली आपको हाई लेवल के सम दे दिए जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी हमें आगे समझ में आएगा। तो आगे हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, उसमें कुछ ऐसी कॉमन चीजें यूज होती है जो आपको आगे कनेक्शन रखती हैं, और ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स के नेम यूज होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, यश जैन बोल रहे हैं मैम सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। यस एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, इट इज कॉम्पिटिंग इन नेचर, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये सारी चीजें हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में और पढ़ेंगे, वहां पे वांट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे। अब हम इकोनॉमिक्स में वापस आते हैं, इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, बहुत सारी डेफिनेशंस। क्यों भाई, इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों आती हैं? तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी इन विच वी लिव, इट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। अभी अभी हमने देखा हमारी जो डे टू डे लाइफ में अर्निंग और स्पेंडिंग एक्टिविटी है, हर जगह इकोनॉमिक्स आती है। तो भाई उस अर्निंग और स्पेंडिंग एक्टिविटी में आपकी डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स आती है। तो अगर आपकी डे टू डे लाइफ ही चेंज हो जाए, डे टू डे लाइफ में चेंजेस आ जाए, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में भी चेंजेस आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स के यूजेस में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी डे टू डे लाइफ चेंज होती जाती है, वैसे वैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है। डे टू डे लाइफ चेंज मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। इकोनॉमी कभी तो Disha पूछ रही है मैम आर देयर एनी न्यू टॉपिक्स अदर देन टॉपिक्स कवर्ड इन 11th and 12th स्टैंडर्ड? यस ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, और जो टॉपिक्स आपने 11th 12th में कर रखे हैं उसमें भी आप थोड़ा डिटेलिंग में है। अभी तक हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ रखा था 11th 12th तक, अब ये थोड़ा सा डिटेलिंग में आएगा। मैं आपको पर्सनली एक बात बोलती हूँ, आपको क्लास लेनी है नहीं लेनी ये सब आपकी चॉइस रहती है, लेकिन मेरा मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि आपको क्लास जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि 11th 12th में पढ़ना और सीए में पढ़ना दिन और रात का अंतर है। 11th 12th में सब्जेक्टिव पेपर होता था, आप पॉइंट्स रट्टा मार जाते थे, ये पॉइंट है, 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 इसके अंदर का तो हम बना के लिख देंगे, बस हमारा क्लियर हो गया, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन अब आपका पेपर इतना डिफरेंट हो गया है, अगर आप वही सेम चीजें भी पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे अच्छा मैम ये चीज इस तरीके से थी, हमें तो वहां पता ही नहीं था। बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्लास रुक गई, एक बार आपको पर्सनल नेट भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आपके नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अदर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी, तो एक बार आपको अपना नेट चेक करना पड़ेगा, शायद क्लास कंटिन्यू है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास जरूर लेनी चाहिए। दूसरा, एक तो यहाँ पर क्लास में हम लोग इतने टेस्ट लेते हैं, मेरी क्लास में एक बात मैं अभी क्लियर कर देती हूँ मैम, डीपली स्टडी करना बिकॉज ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। नो मैम चल रही है। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देती हूँ, आपको मैं टेस्ट के लिए बार बार नहीं बोलूंगी, हर चैप्टर का खत्म होते ही नेक्स्ट डे विल बी योर टेस्ट, ये अभी मैं बता देती हूँ। और वो टेस्ट के लिए हर चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट हो जाएगा, हर 5-6 चैप्टर खत्म होने के बाद आपके बुक का पूरा कंबाइंड टेस्ट भी वापस होगा, तो आपको एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप वही क्लास नहीं लेते हैं तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और सीए फाउंडेशन की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज ये ऐसी है कि जो सब कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप सभी को क्लास लेनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। आपका क्लास के चैप्टर ओवर होते ही आप लोगों का टेस्ट रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर ओवर होता जाए, ये चैप्टर आपका 2 से 3 क्लास का है, उसके बाद में आप लोगों का टेस्ट रहेगा। टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा? टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर ओवर होगा। और जो आपको बुक दी गई है, ई बुक दी गई है, उसमें अगर आप देखेंगे कि पीछे बैक क्वेश्चंस में आंसर की मैंने नहीं दी, अगर मैं आंसर की दे दूंगी तो आप ध्यान नहीं देंगे। तो क्लास में अगर आपने ध्यान दिया
है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी एश्योरिटी है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता जाता है वैसे वैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो वही डेफिनेशंस को, मैम कैन यू वंस एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फॉर्मेट कुछ नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो 100 मार्क का पेपर है, मतलब आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। उन 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 40 क्वेश्चंस होंगे कॉमर्शियल नॉलेज से रिलेटेड। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपका पैटर्न चलता है। इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड कई तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप चलोगे आगे तब आपको पता लगेगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। अब हमारा ये बेसिक चीज खत्म हो गई, और नेक्स्ट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। आज मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं लिए हैं, बट नेक्स्ट क्लास से मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों की अटेंडेंस लूं। बी रेगुलर इन द क्लास, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट बल्कि कि आपको नहीं समझ में आएगा। चलो डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर आई हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है हमारे पापा। हमारे पापा, एक तो आते हैं हमारे पापा, एक होते हैं हम खुद, उसके बाद में आती है हमारी मम्मा, और हम, ये हमारा छोटा सा परिवार, इस छोटे से परिवार को चलाते हैं हमारे भगवान, देयर इज अ लॉर्ड, जो हमारे परिवार को चलाते हैं। तो ये सब क्या लेकर आई हूँ? ये डेफिनेशंस के लेकर आई हूँ, डेफिनेशंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कौन कौन है आपके परिवार में? पापा है, आप खुद हैं, आपकी मम्मा है, और हम, ये हमारा छोटा सा परिवार, और छोटे से परिवार को चला रहा है हमारा भगवान, फादर सन मदर एंड गॉड। यस मानसी, ये है हमारे फादर, ये है सन, ये है मदर, एंड ही इज अ गॉड। फिर उसके बाद में यहाँ पर पापा की अगर हम बात करें, पापा क्या करते हैं? पापा हमेशा एक ही चीज को करते रहते हैं, हाय रे मेरा बिजनेस, हाय मेरा पैसा। पापा हमेशा पैसा 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 ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू द वेल्थ। फिर उसके बाद में पापा पैसा कमाते हैं, हम क्या करते हैं? पापा आज मुझे ये खरीदना है, पापा आज मुझे बुक्स खरीदनी है, पापा मेरा फोन खराब हो गया, मुझे फोन चाहिए, पापा मुझे ये फाउंडेशन में एडमिशन कराना है, मुझे फीस के पैसे चाहिए, पापा मेरी बाइक खराब हो रही है, मुझे एक बाइक चाहिए। हम क्या करते हैं? पापा मुझे खर्चे की ही बात करते रहते हैं, पापा कमाने की बात करते हैं, हम खर्चे की बात करते रहते हैं। तो यहाँ सेकेंड डेफिनेशन आती है वेलफेयर से रिलेटेड। थर्ड डेफिनेशन, वेरी गुड, थर्ड डेफिनेशन मदर। इतने में मम्मी आती है, घर खर्च तो दिया नहीं जाता, घर में ना दाल है, ना सब्जी है, ना आटा है, उसके लिए पैसे कौन देता है? बस आप तो इस बेटे के ऊपर खर्च करते जाते हो। मम्मी क्या बात करती है? कौन सी डेफिनेशन? यस, थर्ड वन इज द स्कैर्सिटी डेफिनेशन। फिर उसके बाद में हमारे घर को चलाता कौन है? वेरी गुड हर्षितली, नेक्स्ट इज द स्कैर्सिटी डेफिनेशन। फिर उसके बाद में हमारे घर को कौन चलाता है? हमारे घर को चलाता है भगवान, जो हमारी बात करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन। तो हम इकोनॉमिक्स में ये 4 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास में ये 4 डेफिनेशंस होती हैं। इन 4 डेफिनेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पापा से। पापा से मतलब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन हमने दी है एडम स्मिथ इन द ईयर 1776।
ये आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। मेमोराइज हम क्लासरूम में ही कर लेंगे, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगी ताकि आपको यही क्लासरूम में याद हो जाए। फर्स्ट डेफिनेशन इज द वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ इन द ईयर 1776. Second definition is the welfare definition and it is given by Alfred Marshall in the year 1890. Third definition is scarcity definition given by Lionel Robbins in the year 1931 and the last definition is dynamic growth and development definition given by Paul S. Hamilton in the year 1948. कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है, वेरी नाइस। अभिषेक सिंह, पूजा गोयल, दीपक, वेरी गुड, आप लोगों को पता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पता है इसीलिए हम क्लास में बैठे हैं ताकि हमें सारी चीजें याद हो सके। हमने 4 डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन हमें दी है एडम स्मिथ ने इन द ईयर 1776। Second is the welfare definition given by Alfred Marshall in the year 1890. Third definition is the scarcity definition given by Lionel Robbins in the year 1931. And the last definition is dynamic growth and development definition given by Paul S. Hamilton in the year 1948. इसको याद हम सारी definitions को समझने के बाद में करेंगे, लेकिन नोट डाउन आप लोग अभी करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। डन। ओके, सो लेट्स मूव। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, आप लोगों की ऐप अपडेट हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने प्रोफाइल में जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड नोट कर लो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना आए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है एप्स आप लोगों की अपडेट होगी तो आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वापस डालना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही आप लोग अपने प्रोफाइल में जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना आए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन द ईयर 1776। नाम से पता लग रहा है कि ये डेफिनेशन किस चीज पे फोकस करती होगी, किस चीज पे फोकस करती होगी, वेल्थ पे। यहाँ पे उनका फोकस किस पे था, वेल्थ पे। ये कौन है, ये एडम स्मिथ है। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अरे मैम कितना लंबा नाम है भाई, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा नाम है, इसको उन्होंने शॉर्ट कर दिया, एब्रिविएट कर दिया और इसको बोला गया शॉर्ट में आप सिंपली से बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने एक बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या आप में से मुझे ये बता सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वेरी गुड, यस, एडम स्मिथ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई है, वेरी गुड, यस, एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम सो सॉरी, एडम ही वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछती हूँ, विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स? मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पहले बुक का नाम क्या था? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड
पहली बुक का नाम क्या था? आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पहली बुक का नाम क्या था? सोचो जरा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पहली बुक का नाम। वेरी गुड रजत, मीनू, पूजा, वेरी गुड, यस, वेल्थ ऑफ नेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एडम स्मिथ आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है तो उनकी जो बुक होगी वो भी तो फर्स्ट बुक ही होगी। तो यहाँ पर एमसीक्यू बनता है विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इट इज द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यही हमारी फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स थी। इनका फोकस किस पे था? ओनली वेल्थ पे। जितना ज्यादा वेल्थ अर्न हो सके उतना ज्यादा वेल्थ पे फोकस था। भाई ऐसा क्यों था? अगर हमें पता हो तो 1770s के टाइम पे, उस टाइम पे इकोनॉमी की कंडीशंस बहुत खराब हुआ करती थी। लोगों के पास में पैसा नहीं था और हमारी हर वांट को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो इसलिए उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का फोकस ओनली वेल्थ पे था कि हम किस तरीके से हमारी वेल्थ को और जनरेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमारी वेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। हमारा सारा फोकस उसी चीज पे था कि किस तरीके से लोग इकोनॉमीज में क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन करें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें कि हमारी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतनी ही हम हमारी वांट्स को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हर वांट को पूरा करने के लिए वेल्थ चाहिए। तो उस टाइम पे इकोनॉमी की कंडीशंस पुअर थी, इसलिए उस टाइम का फोकस था वेल्थ पे। जैसे जैसे लोगों के पास में, जैसे जैसे इकोनॉमी में वेल्थ बढ़ती गई, वैसे वैसे वेल्थ पे से फोकस थोड़ा कम होता गया। लेकिन उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी वेल्थ को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को अर्न करना। तो वहां पर हमारा मेन रोल था कि वेल्थ को अर्न करें। मैम मनी नॉट ए वेल्थ, मनी इज, यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वेल्थ, इतनी देर से हम वेल्थ वेल्थ बोले जा रहे हैं, ये वेल्थ है क्या? वेल्थ का मतलब क्या है? व्हाट इज वेल्थ? प्लीज एनीवन आंसर, व्हाट इज वेल्थ? which can be seen or touched. Money, amount of all assets which is touch and seen, which has monetary value. Money, very good. आपके आंसर्स आ रहे हैं, कुछ गलत है कुछ सही है। अगर आप आंसर कर रहे वेल्थ मीन्स मनी, देन इट इज रॉन्ग। वेल्थ डज नॉट मीन मनी। मनी इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, मनी इज नॉट योर वेल्थ। मनी ओनली आपकी वेल्थ का एक पार्ट है। वेल्थ मतलब ऑल योर असेट्स विच यू possess, which has some monetary value, which can be seen and touched, that is your wealth. वेल्थ का मतलब हो गया ऐसी चीजें जो आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो स्कैर्स नेचर की होती है लेकिन फिर भी आपके पास में है, उस चीज को हम बोलते हैं वेल्थ। अगर आप बोल रहे हैं वेल्थ मीन्स मनी, देन इट इज रॉन्ग। लेकिन वेल्थ, अगर आप बोल रहे हैं वेल्थ इज एनीथिंग विच आर स्कैर्स इन नेचर एंड हेंस कमांड प्राइस, देन इट इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन फोकस करती है किस चीज पे? वेल्थ पे। इट एम्फसाइज ऑन द प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेल्थ। और वेल्थ का मतलब हो गया ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर स्कैर्स इन नेचर एंड हेंस कमांड ए प्राइस। एग्जाम्पल क्या है ये भी हम अभी देखते हैं, विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट, दैट इज वेल्थ। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोग मुझे बताओगे कि क्या ये आपकी वेल्थ है? यस और नो में क्विक आंसर्स देना। इज इट योर वेल्थ? इज इट द पार्ट ऑफ योर वेल्थ? यस और नो? Is it the part of your wealth? Yes. Yes, the answer is yes. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे नो। तो कैश आपका, जो आपका मनी है, that is part of your wealth.
मैंने कहा मनी इज नॉट वेल्थ। मनी का मतलब जैसे आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, तो क्या 1 करोड़ ही आपकी वेल्थ है? नहीं भाई, 1 करोड़ के अलावा आपके पास में बंगला है, गाड़ी है, लैपटॉप है, बिजनेस है, जो भी सारी चीज आपके पास में, वो सारी आपकी वेल्थ है। तो पैसा तो उसका ओनली एक पार्ट होता है। तो अब मैं पूछ रही हूँ, क्या ये जो आपके पास में पैसा है, क्या वेल्थ में आएगा? यस, ये वेल्थ में आएगा। विल इट बी इंक्लूडेड इन योर वेल्थ? क्विकली आंसर। आपका जो घर है, क्या वो आपकी वेल्थ है? आपके पास में आपका खुद का बंगला है, विल इट बी वेल्थ? यस। नेक्स्ट, आपके पास आपकी गाड़ी है, विल इट बी योर वेल्थ? यस, इट इज अगेन योर वेल्थ। आपके पास मशीन्स है, बड़ी बड़ी मशीन्स आपने लगा रखी है, इज इट योर वेल्थ? यस, अगेन इट इज योर वेल्थ। नाउ दिस, टेल मी दिस, व्हाट इज दिस? ये आपके दिमाग में कुछ ट्यूबलाइट्स है, कुछ चल रहा है प्रोसेसिंग में, मतलब दिस इज योर नॉलेज। क्या आपकी नॉलेज वेल्थ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच वी डिस्कस्ड? तो जो डेफिनेशन हमने बात की थी, एनीथिंग विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, तो हमारी नॉलेज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। बट वेल्थ डेफिनेशन में हमने इस नॉलेज को वेल्थ नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि वेल्थ में हमने डिफाइन किया है ओनली द थिंग्स विच कैन बी सीन और टच्ड, इसलिए यहाँ पर नॉलेज को वेल्थ नहीं बोला गया है। उस टाइम पे ये जो सारी चीजें हुआ करती थी विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, उन सबकी कोई कदर ही नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो जो वेल्थ डेफिनेशन में जिस हम वेल्थ की बात करते हैं, उस वेल्थ में ओनली जो आइटम सीन कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वही वेल्थ है। अगर आपका नॉलेज, वो हमें पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन उसको वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेल्थ में इंक्लूड नहीं किया गया है। अभी मैं वेल्थ डेफिनेशन वापस शो कर दूंगी। दिस इज पेटेंट, कॉपीराइट, अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वेल्थ। गुडविल, नॉट द पार्ट ऑफ वेल्थ। देन टाइम, अगेन नॉट द पार्ट ऑफ वेल्थ। तो यहां पर यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। चले आगे। ओके, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। तो उनकी डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस, जो उनका बुक का नाम था वही उनकी डेफिनेशन थी। ये तो आपके बड़े मजे हो गए, आपको दोनों चीजें एक साथ में याद हो जाएगी। डेफिनेशन भी वही है, बुक का नाम भी वही है। इट इज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे ये क्या है? यस, प्रियंका बोल रही है इंटेंजिबल असेट्स वेल्थ का पार्ट नहीं है। यस, हम ऐसा बोल सकते हैं, ओनली टेंजिबल असेट्स या योर वेल्थ, इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ वेल्थ। अर्चना बोल रही है मैम एक बार और बता दो, आपने प्रोफाइल वाली क्या बात बताई थी? मैं बोल रही हूँ प्रोफाइल में आपकी ऐप अपडेट हो सकती है, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके यूजर नेम और पासवर्ड जस्ट नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर हमने डेफिनेशन की बात की, तो डेफिनेशन बोलती है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये क्या अजीबोगरीब टर्म्स हैं? नेचर, ये नेचर आ गया, कॉजेज आ गया, वेल्थ ऑफ नेशन, ये क्या है? यहाँ पर हमने बात की। रजत शर्मा, आपका जो ये क्वेश्चन है ये यूटिलिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अभी हम लोग जब यूटिलिटी पे पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, आपका ये जो क्वेश्चन है हम 100% इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बहुत ये डेफिनेशंस का पार्ट कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। नेचर का मतलब हो गया क्या? व्हाट इज वेल्थ? उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि व्हाट इज वेल्थ। कॉजेज मतलब how can we create wealth? तो एडम स्मिथ ने बताया कि क्या होती है ये वेल्थ, किस तरीके से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, यही आपकी इकोनॉमिक्स है, यही आपकी वेल्थ डेफिनेशन है। यहाँ बोलती है कि इकोनॉमिक्स ओनली एक ही चीज पे फोकस करती है। हमने कहा इकोनॉमिक्स किस पे डील करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। किसका? ओनली वेल्थ का।
उस टाइम पे हमारे लिए वेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो हर जगह इकोनॉमिक्स में जो भी हमने डिफाइन किया सब कुछ वेल्थ के टर्म्स में हमने डिफाइन किया है। हाउ कैन इट बी क्रिएटेड, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकती है, हमें यही तो देखना है। आपके जो रिसोर्स है उसको हम किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स उसको बढ़ा सकते हैं। आपके पास में 100 रुपए, उस 100 रुपए को 1 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस थ्रू इन्वेस्टमेंट। उसको बिजनेस में लगाओ, उसको कहीं शेयर्स में लगाओ, उसको मार्केट में पैसा लगाओ। किस तरीके से आप उस 100 रुपए को 1 लाख रुपए में, उस 1 लाख को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करें भाई हम लोग। हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारे जीडीपी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यही उनकी वेल्थ डेफिनेशन थी। तो वेल्थ डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, इसको जरूर नोट कर लेना। इट वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ in the year 1776, who was known as the father of economics. Point note down करते जाइए साथ साथ में। Next, he wrote the book which is known as an inquiry into the nature and causes of wealth of definition. यही उनकी बुक का नाम ही उनकी definition भी थी। It is abbreviated as the wealth of nations. It was the first modern work of economics, and then last it emphasized on the production, distribution, exchange and consumption of wealth. तो वेल्थ डेफिनेशन से जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं वो मेनली ये इन 5 पॉइंट से एमसीक्यूज बनते हैं। तो इन 5 पॉइंट को इस डेफिनेशन से रिलेटेड नोट डाउन कर लो। प्रत्युष ने पूछा नेचर मीन्स व्हाट। यस, नेचर मतलब व्हाट एंड कॉजेज मतलब हाउ। तो वो वेल्थ क्या है और कैसे उसे क्रिएट करे, यही उसकी डेफिनेशन थी। हाउ कैन इट बी क्रिएटेड, चावी? आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट। कुछ स्टूडेंट्स के पास में मेरा फोन नंबर नहीं होगा, क्वेरीज के लिए आप लोग मेरा फोन नंबर मैं नोट डाउन कर देती हूँ। You can ask all your queries on this number. This is only my WhatsApp number. ये कॉलिंग नंबर नहीं है। आपके जो भी क्वेरीज हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर आई विल ट्राई टू रिप्लाई। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स एंड वी आर अंडर सो मेनी एट अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो आप ये मत सोचना कि हमने रिप्लाई मैसेज कर दिया मैम को और उसी टाइम पे रिप्लाई आ जाएगा। प्लीज कॉपरेट, आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स बट नॉट इंस्टेंटली। और ये मेरा कॉलिंग नहीं है, दिस इज ओनली व्हाट्सअप नंबर। और दूसरी बात, जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन की फोटो जरूर भेज देना रेफरेंस के लिए कि क्या पूछ रहे हैं आप लोग। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द 4th पॉइंट, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी अभी मैंने कहा था फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक कहाँ से आई, वो दी थी एडम स्मिथ ने। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको इस लैंग्वेज में मैंने इसलिए लिखा, इसको मैं सिंपली ऐसा भी लिख सकती थी फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं लिखा, मैंने लिखा है फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में एग्जैक्टली यही वाली लैंग्वेज यूज होगी, मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने आपके नोट्स में भी यही सेम लैंग्वेज लिखवाई है, ताकि जब आप एमसीक्यू करें तब आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स।
एक बारी वेल्थ की डेफिनेशन शो कर दें। ये नोट हो गया सबका? डन। अभी मैं कर देते हैं वेल्थ की डेफिनेशन। वेल्थ की जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, दैट इज गिवन जस्ट एंड एज एन एक्स्ट्रा, तो उसको आप लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये 5 पॉइंट जरूर से लर्न करके रखिएगा। Done? Shall we move on to the next definition? कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्लास में? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप चैट पे टाइप कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर ले एक बार। जल्दी से बताओ कि इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आई थी? तिलक बोल रहे हैं मैम प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट अगेन। कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है? यस, वेरी गुड, ग्रीक लैंग्वेज, इकोनोमिया वर्ड, वेरी नाइस। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते थे? 19th सेंचुरी तक हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? वेरी गुड, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसके बाद में जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ओके, अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए, एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, वापस क्वेश्चन पूछ रहे, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ऑप्शन सुनना साथ में। पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन ओइकोनोमिया, तीसरा ऑप्शन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाउ। कौन सा टिक मार्क करेंगे? Should I repeat the question? Very good. Greek language, yes. Yes. आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आई एम हैप्पी फॉर दिस। ओके, लेट्स वेरी नाइस। ऑल ऑफ द अबाउ नहीं करेंगे, हम ओनली ग्रीक लैंग्वेज करेंगे। ये सब उसके ओरिजिनेशन के पॉइंट्स हैं, लेकिन लैंग्वेज की बात बोली जाए तो ग्रीक लैंग्वेज, वर्ड की बात बोली जाए इकोनोमिया वर्ड, मीनिंग की बात बोली जाए हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑल ऑफ द अबाउ इज नॉट द आंसर। वेरी नाइस। ओके, लेट्स मूव अहेड।
स्पीड सही है या इसको थोड़ी स्लो डाउन करूं? और इकोनोमिया नहीं बोलेंगे जतिन? Okay, next definition is the definition given by Alfred Marshall, and it was the and perfect speed. Okay, and this was the welfare definition. It was given by Alfred Marshall in the year 1890. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो, पहली डेफिनेशन आई थी 1776। उस टाइम पे इकोनॉमी की कंडीशन थी कि वहां पर आप लोगों के पास में पैसा नहीं था। अब आप बहुत सालों बाद में अगर हम देखें 1776 से 1890, मतलब 114 साल अराउंड, 114 सालों के बाद में सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। 114 सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, अब लोगों के पास में पैसा हो गया। अब उस पैसे का क्या करे भाई, ये तो किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास में पैसा है तो उसको खर्च करो ना। किस में खर्च करे भाई? तो खुद के वेलफेयर में खर्च करो। अच्छा, तो यही उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। अल्फ्रेड मार्शल ने यही बताया। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई आपने अब बहुत पैसा कमा लिया, उस पैसे को यूज तो करो। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा भाई हमें किसमें यूज कर, हमें नहीं पता किसमें यूज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसी किसी भी चीज में यूज करो जिससे आपको बेनिफिट मिले, जिससे आपका डेवलपमेंट हो, उस जगह आपको यूज करना चाहिए। तो जो सेकंड डेफिनेशन है, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890 एंड दैट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का जो पूरा फोकस किस पे था, वेल्थ पे, उस वेल्थ पे जो फोकस था उसको हटाया और किस पे लेके गए, वेलफेयर पे। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स पैसों की स्टडी नहीं है, इकोनॉमिक्स तो लोगों की स्टडी है, इकोनॉमिक्स तो लोगों की जरूरतों की स्टडी है, इकोनॉमिक्स तो लोगों के बिहेवियर की स्टडी है। ये लोगों की स्टडी, ये पैसों की स्टडी नहीं है। तो उन्होंने कहा वेलफेयर डेफिनेशन में इट इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेल बीइंग। उन्होंने कहा कि लोगों का फायदा कैसे हो, लोगों को वेलफेयर कैसे हो, हम उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, पैसों से रिलेटेड स्टडी नहीं करते। ये तो मटेरियल वेल बीइंग की स्टडी है। तो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का वेलफेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है, सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, ना कि उनका पैसा। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो वेलफेयर नहीं होता है, वो वेल्थ नहीं होता, वो वेलफेयर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का फोकस था, इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको वेलफेयर पे शिफ्ट कर दिया और उन्होंने कहा वेल्थ इज द सेकेंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो वेलफेयर कैसे होगा। तो वेल्थ भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आपका ह्यूमन वेलफेयर जरूरी है, इंसान जरूरी है, इंसानियत जरूरी है। तो सबसे पहली इंसानियत आती है, उसके बाद में पैसा आता है। तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी कर दी वेलफेयर को एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस दे दी वेल्थ को। उन्होंने कहा यहाँ पर जो हमारा फोकस किस पे था, हमारा फोकस था ओनली वेल्थ पे, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा पैसा बहुत कमा लिया, उसको कंज्यूम करो, उसको खाओ पियो, शॉपिंग करो, बहुत सारी शॉपिंग करो। तो अल्फ्रेड मार्शल ने किया ही शिफ्टेड द एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वेलफेयर। सेकेंड टर्म पे इंपॉर्टेंट क्या था, वेल्थ। इन्होंने क्या किया, जो वेल्थ पे ही फोकस थी हमारी इकोनॉमिक्स, उसको शिफ्ट कर दिया वेलफेयर पे। अब आगे और हम बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा। इन्होंने जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी लंबी थी, तो उस थोड़ी लंबी डेफिनेशन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि वो टुकड़े आपको समझने में आसान हो जाए। इन्होंने क्या कहा, इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब लोगों की, इंसानियत की, ह्यूमन फीचर्स की ये स्टडी है। उन्होंने कहा दिस इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब वो डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इंसान रहता है, किस तरीके से वो सारी एक्टिविटीज करता है, उससे रिलेटेड ये इकोनॉमिक्स है। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स ओनली वेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक्स तो लोगों से रिलेटेड है। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स तो रिलेटेड है कि किस तरीके से इंसान अपनी रोज की लाइफ को जीता है, वो है इकोनॉमिक्स। तो क्या बोलते हैं, मतलब पूरी लाइफ,
कि किस तरीके से वो सोता है, किस तरीके से वो उठता है, किस तरीके से वो नहाता है, किस तरीके से वो बातें करता है, क्या ये सब भी इकोनॉमिक्स में आता है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इतना सारा कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ओनली एक पार्ट आता है, इंडिविजुअल्स का ओनली एक पार्ट ही इकोनॉमिक्स में आता है। तो लोगों ने पूछा भाई कौन सा पार्ट इकोनॉमिक्स में आता है? तो उन्होंने कहा इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है? विद अटेनमेंट, मतलब आओ कमाया, चीजें ली, फिर उसको यूज किया, ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, इट इज रिलेटेड टू मैनकाइंड, इट इज रिलेटेड टू पीपल। लोगों से रिलेटेड है, लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो किस तरीके से रहते हैं, इस चीज से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा कि क्या सब कुछ आता है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा नहीं भाई, हम सारी चीजें तो ले ही नहीं सकते इकोनॉमिक्स में, हम ओनली एक पार्ट की स्टडी करते हैं। तो लोगों ने पूछा कौन से पार्ट की हम स्टडी करते हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं ऐसा पार्ट जो डिस्कस करता है किस चीज से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप रिसोर्स को एक्वायर करते हो और उन रिसोर्स को यूज करते हो। तो लोगों ने पूछा भाई कौन से रिसोर्सेस एक्वायर करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो आप गुड्स एक्वायर करते हैं या जो वांट्स एक्वायर करते हैं वो मटेरियल नेचर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो आप गुड्स एक्वायर करते हैं दो शुड बी ऑफ द मटेरियल नेचर। एंड उन्होंने और कहा कि जो आप गुड्स एक्वायर करते हो वो आपके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। मतलब उन्होंने यहाँ वांट्स का बाइफर्केशन कर दिया। बाइफर्केशन अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये जो मैंने फ्लो बनाया है इस फ्लो को आप लोग नोट कर लो। क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जब डेफिनेशन पूरी देखोगे तो वो एक पैराग्राफ सी है, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए इसको टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि वो आपके लिए लर्न करने में इजी हो। So it is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual which is connected with the attainment. Attainment मतलब acquire करना, acquire करके use करना किसको? material requisite मतलब material items को, ताकि आपका welfare हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने इस definition को, हमने ये parts में break कर दिया। आप इसको एक बार note down कर लो। हीना बोल रही है मटेरियल नेचर को थोड़ा और डिफाइन कर दो। अभी हम मटेरियल नेचर को डिफाइन करेंगे। नो, कनन शर्मा बोल रही है इज इट कंपल्सरी टू लर्न इट एज इट इज? बिल्कुल भी नहीं। आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो आपको एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लर्न करना है ये अभी मैं मेन पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी, लेकिन आपको डेफिनेशंस में से की पॉइंट्स निकाल के पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे हमने वेल्थ डेफिनेशन में लास्ट में 5 पॉइंट लिखे थे, वैसे ही वेलफेयर डेफिनेशन में भी हम लिख लेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। है वेलफेयर शोज व्हाट? वेलफेयर की अभी हम बात करते हैं, वेलफेयर शोज व्हाट, ये अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, इसी डेफिनेशन में अभी हम आगे चलते हैं। प्लीज एक्सप्लेन डेफिनेशन अगेन। तो अभी हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स ओनली वेल्थ से रिलेटेड नहीं है। वेल्थ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेल्थ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब कुछ हमारे लिए वेल्थ ही है। ये बोलते हैं कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंसान, उनका मैनकाइंड, लोगों का वेलफेयर, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस डेफिनेशन में बात आती है पहले आपने कमा लिया, अब उसको खर्च कर लो। जो भी आप खर्चा करते हो वो वेलफेयर डेफिनेशन है। खर्चा करते हो तो किसी गुड्स में खरीदोगे, गुड्स में करोगे, तो यहाँ उन्होंने गुड्स का बाइफर्केशन किया है कि किस तरीके से के गुड्स में आपको खर्चा करना चाहिए। तो बस इतना सा याद रखना, वेलफेयर डेफिनेशन फोकसेस ऑन कंजम्पशन, वेल्थ डेफिनेशन फोकस ऑन अर्निंग ऑफ मनी। वेल्थ डेफिनेशन बोलती है पैसा कमाओ, वेलफेयर डेफिनेशन बोलती है उसको कंज्यूम करो। स्टार्टिंग में याद है तो मैंने वहां पे फादर लाई थी, सन लाई थी, मदर लाई थी। फादर का काम होता है पैसा कमाने का, तो वेल्थ डेफिनेशन में ओनली पैसा कमाने की बात की। बेटे का काम होता है पैसे को खर्च करने का, तो वेलफेयर डेफिनेशन में ओनली खर्च की बात होती है। हियर वी ओनली फोकस ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। किस तरीके के गुड्स है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में पूजा बोल रही है कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल
एंड सोशल एक्शन। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल का वो पार्ट पढ़ते हैं कि जो सोसाइटी में वो किस तरीके से रहता है, सोसाइटी में वो किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्वायर करता है, वो चीज हम पढ़ते हैं। वो अनइम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको जब शॉर्ट किया तो मैंने इसे हटा दिया था। चले आगे, नोट हो गया, लेट्स मूव अहेड। फिर उसके बाद में हमने यहाँ देखा, अभी अभी हमने कहा, मैंने कहा यहाँ कंजम्पशन ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं, मैंने कहा कंजम्पशन ऑफ वांट्स की हम बात करते हैं, मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, वेलफेयर, नॉन मटेरियल है। अभी आपने कहा था कि इसको थोड़ा और डिफाइन कर दो, तो वही चीज हम लोग करते हैं। वांट्स को हमने यहाँ बाइफोकेट कर दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, हमने अल्फ्रेड मार्शल से पूछा कि आपने कहा कंजम्पशन करो, किस चीज का कंजम्पशन करो, तो उन्होंने गुड्स को दो पार्ट्स में बाइफोकेट कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर। मटेरियलिटी का मतलब होता है कौन से मटेरियल है, मटेरियल मतलब कौन सी चीज है जो देखी जा सकती है, छुई जा सकते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल। अगर आपकी वांट है कि वाह यार मेरे पास में बहुत सारे नए नए कपड़े होने चाहिए, इज इट योर मटेरियल वांट और नॉन मटेरियल? रिप्लाई फास्ट, ये आपकी मटेरियल है कि नॉन मटेरियल है? अगर आपकी वांट है, अगर आप अपने रिसोर्स को खर्च करना चाहते हैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए, तो क्या ये आपकी मटेरियल वांट है कि नॉन मटेरियल वांट है? मटेरियल वांट, यस, दिस इज द मटेरियल वांट बिकॉज इट कैन बी सीन एंड टच्ड। अगर आपको हॉस्टल में रहते हैं, रहते रहते बहुत बोर हो गए, मम्मी को फोन करके बोलते मम्मी मुझे आपके खाने की बहुत याद आ रही है, आपके वो गरम गरम पराठे, हाय मेरा इतना मन कर रहा है उनको ये खाने का, आप जो मुझे अपनी गोदी में सुला लेते थे, मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी। वो कौन सी आपकी वांट है? दैट इज मटेरियल और नॉन मटेरियल? नो रिप्लाईज, नॉन मटेरियल, यस। तो यहाँ पे हमने मटेरियलिटी के बेसिस पे जो आपकी वांट्स होती हैं, दो तरीके की हो सकती है, वांट्स आपकी मटेरियल भी हो सकती है, वांट्स आपकी नॉन मटेरियल भी हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसी चीज की जरूरत है जो आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, या हो सकता है आपको लव एंड अफेक्शन की जरूरत हो। तो यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि आपको रिसोर्स को यूज करना है किसी चीज को एक्वायर करने में, मतलब यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि गुड्स को परचेज करो, तो उन्होंने जो गुड्स में बात की है वो ओनली मटेरियल गुड्स की बात की है, नॉन मटेरियल गुड्स की हमने बात ही नहीं की। यहाँ पर मटेरियल नॉन मटेरियल का मतलब होता है विच कैन बी सीन एंड टच्ड, that is material, which cannot be seen and touched, that is non material। love and affection की बात करें that is non material, और कोई भी physical items की बात करें that is material। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग only material items were important, non material की कोई इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सप्लाई होती है वो ओनली मटेरियल आइटम पे होती है, नॉन मटेरियल आइटम पे कोई इकोनॉमिक सप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर वांट्स को, जो आपकी वांट्स होती है, उस वांट्स को हम बाइफर्केट कर रहे हैं। वांट्स आपकी मटेरियल भी हो सकती है, मटेरियलिटी के बेसिस पे हमने मटेरियल भी हो सकती है, नॉन मटेरियल भी हो सकती है। मतलब आपको ऐसी कोई चीज चाहिए जिसको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आप में कोई ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। अगर आपको अपने लव एंड अफेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स के पार्ट में नहीं आएगी, मतलब उसके कंजम्पशन से रिलेटेड हम इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ने वाले। बट मैम वेलफेयर नॉन मटेरियल से भी होता है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी थी उसमें दोनों वर्ड्स यूज किए थे, मटेरियल रिक्विजिट्स। मटेरियल रिक्विजिट्स अगर आपने डेफिनेशन नोट की है तो उसमें लिखा है मटेरियल रिक्विजिट्स, आपको जो आइटम कंज्यूम करने हैं वो ओनली मटेरियल आइटम्स को ही कंज्यूम करना है। यू आर राइट, वेलफेयर आपका नॉन मटेरियल से भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेफिनेशन में कवर किया है वो ओनली मटेरियल आइटम को किया है, नॉन मटेरियल आइटम को कवर नहीं किया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर गुड्स भी हमें अगेन दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, ये क्या आपके वेलफेयर है? क्या इनको खाने से आपको कुछ फायदा होगा? इज इट गुड फॉर यू टू कंज्यूम? यस और नो?
तो ये आपके वेलफेयर होंगे कि नॉन वेलफेयर? ये जो आपके सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये आपका वेलफेयर गुड्स है, वेलफेयर वांट है या नॉन वेलफेयर वांट? अगर आप अपनी मम्मा को बोलो मम्मी आज मेरा बनाना खाने का मन कर रहा है, तो वो जो बनाना की वांट है, वो बनाना की वांट आपकी वेलफेयर वांट है या नॉन वेलफेयर वांट है? इट इज वेलफेयर। अगर अब हम आगे बात करें, मैम मम्मी एक पैक लगा दो हमारे लिए, एक पैक बना दो अल्कोहल, देन इट इज नॉन वेलफेयर। तो यहाँ गुड्स की बात करें तो दो तरीके के हैं, वेलफेयर एंड नॉन वेलफेयर। वेलफेयर गुड्स का मतलब हो गया जिससे आपको फायदा हो, जिसको आपको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपका डेवलपमेंट हो, उसको हम बोलते हैं वेलफेयर। नॉन वेलफेयर गुड्स ऐसे गुड्स जो आपको नुकसान पहुंचाए, जिनसे आपका फायदा नहीं होता, जो आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए, उनको हम बोलते हैं नॉन वेलफेयर। तो अगर अब अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि हम जो यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं वो कौन से गुड्स की बात करते हैं? ओनली मटेरियल गुड्स की। हम यहाँ नॉन मटेरियल गुड्स की बात नहीं करते हैं। और ऐसे गुड्स जो वेलफेयर कर सके आपका, ओनली उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करो, जिनसे आपका वेलफेयर नहीं होता, उन गुड्स को हम कंज्यूम नहीं करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। तिलक बोल रहे हैं नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल आइटम ऐसे हो गए जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो आपके आइटम्स होते हैं नॉन मटेरियल। उनसे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनसे भी आपका डेवलपमेंट होता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, जिनकी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वो ओनली मटेरियल आइटम की बात कर रहे हैं, नॉन मटेरियल आइटम की हम बात नहीं कर रहे हैं। नॉन मटेरियल आइटम में हम ओनली लव एंड अफेक्शन की बात करते हैं, जिसको हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। डेफिनेशन, इट इज ऑन द वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अनदर साइड इट इज द स्टडी ऑफ मैन। यहाँ पर बोलते हैं वेल्थ की स्टडी है, मैन की स्टडी है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैन, एंड लेस इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। श्रुति पूछ रही है मैम हिली एरियाज में अल्कोहल तो वेलफेयर गुड्स में इंक्लूड होता है? यस, अगर आपकी ये नेसेसिटी है, अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आपके लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन इट इज वेलफेयर। अगर आप पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, देन इट इज नॉन वेलफेयर। But more commonly, alcohol is non-welfare item. But in the exceptional cases, it will be included in your welfare items. इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। He defines economics as a study of mankind in the ordinary business of life. ये हमने देखा, ये मैनकाइंड की स्टडी है, डे टू डे बिजनेस लाइफ में स्टडी है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज सोशल एक्शन। वो इंडिविजुअल की उस पार्ट की बात करता है, उसके सोसाइटी में वो किस तरीके से रहता है उसकी बात करता है। कौन सा पार्ट? विच इज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, एक्वायर करना, यूज करना, किसको? मटेरियल रिक्विजिट, मटेरियल आइटम को एक्वायर करना, ताकि आपका वेलफेयर हो सके, ऑफ वेलबींग, ताकि आपका वेलफेयर हो सके। तो इन्होंने दो ही चीज पे फोकस किया है। इनका फोकस क्या है? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल गुड्स which gives you welfare। बस यही इनकी लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। कंजम्पशन ऑफ
मटेरियल गुड्स, बोलते हैं ओनली मटेरियल गुड्स का कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है, विच गिव्स वेलफेयर, जिससे आपका वेलफेयर हो सके। चलें आगे। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, इसके मेन पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जो सबसे पहली बुक थी वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन को स्टडी करते हैं। ही शिफ्टेड द फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, and it talks about the consumption of material items which provides welfare. Yes, ये जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करना। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो, ही segregated wants into material and non-material and welfare and non-welfare। आज हम इतना ही करेंगे। एक बार इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। क्विकली मैं बस पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स डील्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी अराइज बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, द वर्ड इज ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा था 19th सेंचुरी तक हम इकोनॉमिक्स को बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर हमने डेफिनेशंस की बात की थी, तो पहली हमने डेफिनेशन की बात की थी वेल डेफिनेशन गिवन बाय द एडम स्मिथ इन द ईयर 1776 which focuses on the wealth। सेकेंड डेफिनेशन की जो हमने बात की है वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की, जिसको आपको आज क्लास के बाद में थोड़ा सा गो थ्रू करना है। स्टार्टिंग का थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन आगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप टेंशन ना लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड इट वाज सो प्लीजेंट टू टीच यू, क्योंकि आप लोग ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।